जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिहार दरोगा के लिए प्लेटफॉर्म की जो टेस्ट सीरीज निकाली गई है दोस्तों, उसके सेट नंबर 1 को डिटेल में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों सेट 2 के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया था? तो इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन इस समिति के अध्यक्ष थे। अगर बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, तो कल के ही सेट में मैंने आपको बताया था कि इसकी घोषणा कब किया गया था दोस्तों। तो 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई थी। और यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो पूर्व किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्थान लेगा? तो याद रखना है 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है दोस्तों, उसका यह स्थान लेगी नई शिक्षा नीति 2020। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। और 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में इसका थीम क्या था? तो याद रखना है 2023 का इसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम याद रखना है। अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल योगा डे, इसकी शुरुआत कब से किया गया था? तो भारत सरकार के अनुरोध पर यूएन के द्वारा याद रखना है 2015 से प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। और इसे याद रखना है कि इसे भारत का मुक्तिदाता के भी नाम से हम लोग जानते हैं। हर्षवर्धन कौन थे? तो हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। तो ये भी सवाल आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कहाँ पर हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। कनिष्क के द्वारा क्या काम किया गया था? तो 78 ईस्वी में इनके द्वारा शक संवत चलाया गया था। क्या? शक संवत। और कनिष्क जो थे वह बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित थे। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। समुद्रगुप्त कौन थे? तो इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु निकाला जाता था कौन सा अखबार निकाला गया था दोस्तों इनके द्वारा? तो याद रखना है इनके द्वारा केसरी निकाला गया था राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए। इनका एक फेमस नारा है दोस्तों, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर ही रहेंगे। यह नारा इन्होंने कब दिया था? तो याद रखना है 1916 ईस्वी में लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों, उसी में इन्होंने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर ही रहेंगे, यह नारा इनके द्वारा दिया गया था। अगर हम बात करें यहाँ पर युगांतर की, तो युगांतर के पत्र के जो संपादक थे कौन कौन थे? तो याद रखना है ये थे वरिंद्र नाथ घोष। और कौन थे दोस्तों? तो याद रखना है भूपेंद्र नाथ दत्त और भूपेंद्र नाथ दत्त। वरिंद्र नाथ घोष और भूपेंद्र नाथ जो दत्त थे दोस्तों, इन्होंने मिलकर युगांतर नामक अखबार यानी पत्रिका निकाला था दोस्तों। और ये कैसा पत्रिका था? तो क्रांतिकारी था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। त्रिपुरी संकट में क्या हुआ था? तो 1939 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए
त्रिपुरी में, यानी मध्य प्रदेश में एक जगह है त्रिपुरी में, वहाँ पर इलेक्शन हुआ था। तो वहाँ पर क्या हुए थे, सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, लेकिन और पटाभी सीतारामैया जो थे वो हार गए थे। लेकिन पटाभी सीतारामैया के हार के बाद गांधी जी ने कह दिया सीतारामैया की हार मेरी हार है। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा क्या कर दिया गया था, अपने पद से उन्होंने क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था। तो जब पद से इस्तीफा दिया गया तो उसके बाद किनको अध्यक्ष बनाया गया था, तो राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। और 1939 में इनके द्वारा आगामी दल की स्थापना किया गया था पद से इस्तीफा देने के बाद, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। तो याद रखना है आज़ाद हिंद फौज का जो प्रथम सेनापति था वो कौन था, तो ये थे कैप्टन मोहन सिंह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया था, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर हम बात करें कि यह कब हुआ था, तो यह भी पॉइंट याद रखना है 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था। और किनके प्रयासों से लाया गया था, तो ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से इसे समाप्त किया गया था, याद रखना है। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही क्या हुआ था, 1853 ईस्वी में भारत में पहला ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया था। और सर हेनरी हार्डिंग कौन थे, तो सर हेनरी हार्डिंग के बारे में आपको याद रखना है कि 1848 में नरबली प्रथा को इनके द्वारा क्या किया गया था, तो समाप्त किया गया था। नरबली प्रथा को इनके द्वारा क्या किया गया था, समाप्त किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लाभ हानि से रिलेटेड सवाल पूछा गया, तो इसका मैं राइट आंसर बता दे रहा हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 40%। आप लोग अटेम्प्ट लीजिएगा घर पर इसे। नेक्स्ट है कर्म का सिद्धांत है। तो कर्म का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है मीमांसा से। बात करें न्याय दर्शन की, तो इसके प्रवर्तक कौन थे, तो इसके प्रवर्तक थे महर्षि गौतम। कौन थे, तो इसके प्रवर्तक थे महर्षि गौतम। वेदांत की बात करें तो वेदांत जो है वेदों का अंत है, ये याद रखना है आपको। मीमांसा की अगर बात करें तो मीमांसा जो है दो पार्टों में ब्रेक होता है, एक पूर्व मीमांसा है और क्या है, एक उत्तर मीमांसा। बात करें पूर्व मीमांसा की, तो इसके प्रवर्तक कौन है पूर्व मीमांसा के, तो इसके जो प्रवर्तक हैं महर्षि जैमिनी हैं। और उत्तर मीमांसा के कौन है, तो बादरायण। याद रखना है उत्तर मीमांसा के कौन है, तो बादरायण है। वैशेषिक की अगर बात करें तो इसके प्रवर्तक कौन है, तो इसके प्रवर्तक है कनाद मुनि। कौन है, सॉरी, कनाद मुनि। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतुएं क्यों होती हैं। तो सभी को मालूम होगा ऋतु क्यों होती है दोस्तों, तो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण ऋतुएं होती हैं दोस्तों। और दिन रात किसके कारण होता है, तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। अगर हम बात करें दोस्तों कि पृथ्वी पर कब दिन और रात बराबर होता है, तो ये दो डेट आपको याद रखना है। कौन कौन सा दिन और रात कब कब बराबर होता है, तो 23 सितंबर को और 21 मार्च को। 23 सितंबर को और 21 मार्च को पूरे पृथ्वी पर क्या होता है दोस्तों, दिन और रात की जो अवधि रहती है वो बराबर होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है, तो ग्रीनविच जो है यूके में अवस्थित है। ग्रीनविच जो देशांतर रेखा वो कितना है, तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न तत्वों में से कौन से भूप्रपट्टी पर क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम मात्रा में पाया जाता है। तो अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, तो 46.60% ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद किसका स्थान आता है, तो ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। ऑक्सीजन के बाद आता है सिलिका का। सिलिका का कितना प्रतिशत है भूप्रपट्टी में,
तो यह है 27.72%। सिलिका के बाद किसका आता है, तो ये आता है एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का कितना है, तो 8.13%। अगर हम बात करें मैग्नीशियम कितना है भू प्रॉपर्टी में, तो यह है कितना 2.09%। 2.09% है एल्युमिनियम। तो ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिका और थर्ड नंबर पर कौन है, एल्युमिनियम। जबकि मैग्नीशियम का परसेंटेज कितना है, तो 2.09% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर, ठीक है। तो एक निश्चित दूरी वाली सड़क पर एक कार की समान गति यह दिया गया है। इसका राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, उसका जो राइट आंसर है वो कितना आएगा, तो 135 आएगा। नेक्स्ट है दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है। तो सभी को मालूम होगा कि यह किन दो राज्यों के बीच स्थित है, तो गुजरात एवं महाराष्ट्र, इन दोनों राज्यों के बीच स्थित है दादर और नगर हवेली। याद रखना है आपको कि 26 जनवरी 2020 से क्या हुआ है, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और इसकी जो राजधानी है वर्तमान में वह क्या है, तो इसकी राजधानी वर्तमान में कौन सी है, तो ये राजधानी आपको याद रखना है कि इनकी संयुक्त जो राजधानी है वो कौन सी है, तो वह है दमन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखेंगे सभी कोई। फिर सुमेलित करना है आपको सूची 1 को सूची 2 से। तो सूची 1 में है हमारा इडुक्की। तो इडुक्की जो परियोजना है कहाँ पर है, किस नदी पर है, तो पेरियार नदी पर है। माता टीला है, तो माता टीला कहाँ पर है, तो ये माता जो टीला है यह है बेतवा पर। नागा अर्जुन सागर किस नदी पर है, तो यह कृष्णा नदी पर। और पोचमपाद किस नदी पर है परियोजना, तो यह है गोदावरी नदी पर। तो ए का हो गया 4, बी का हो गया 1, सी का हो गया 3 और डी का हो गया 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 3, 2, जो कि किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान करें। इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती है। फिर है, तो यह बात बिल्कुल सही है कि इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती है। इसमें वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है। तो इसमें स्थानांतरित कृषि में वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है। यह जो है दोस्तों, यह भी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है कि इसमें वनों को जलाकर कृषि की जाती है। फिर है, इसमें फसल चक्र विधि अपनाई जाती है। तो इसमें फसल चक्र जो विधि है दोस्तों, वह भी तो याद रखना है कि इसमें जो है फसल चक्र विधि अपनाई जाती है। यह जो है स्टेटमेंट गलत है। इसका संबंध चारे एवं कृषि के लिए मौसमी प्रवास है, तो यह भी स्टेटमेंट गलत है। सही की अगर बात करें तो इसमें केवल 2 ही स्टेटमेंट सही है कि इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती है, यह सही है, और इसमें वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है। नेक्स्ट है, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र जो है असम के दिग्बोई में स्थापित किया गया था। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1901 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। तो ये भी आप जानते होंगे, जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय पार्क था, नेशनल पार्क था, वह भारत में स्थापित होने वाला सर्वप्रथम जो था दोस्तों राष्ट्रीय पार्क था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर बात करें जिम कॉर्बेट की तो जिम कॉर्बेट को कब स्थापित किया गया था, तो यह स्थापित किया गया था 1936 ईस्वी में, ठीक है। तो याद रखना है। नेक्स्ट है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो काली मिट्टी का जो विस्तार है महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, गुजरात में भी पाया जाता है, मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी के भी नाम से हम लोग जानते हैं। इसे एक और नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्या कहा जाता है इसको, तो चौर्नोजम मिट्टी के भी नाम से हम इसे जानते हैं। और ये इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कपास की फसल जो है दोस्तों काली मिट्टी में की जाती है, तो इसलिए इसे कपासी मिट्टी के भी नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है।
तो याद रखना है अम्लीय जो वर्षा है पर्यावरण में किसके प्रदूषण से होती है, थोड़ा क्वेश्चन धुंधलापन आ गया है दोस्तों, सॉरी। तो याद रखना है नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ये होता है, यानी SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो रहते हैं यानी NO2 ले लें तो यही वर्षा जल के साथ मिलकर HNO3 और किसका निर्माण करते हैं, H2SO4 एसिड का निर्माण करते हैं। और ये जब वर्षा के जल से संयोग करके धरती पर आते हैं, वर्षा का जल पहुंचता है तो उसे हम लोग एसिड रेन कहते हैं। तो याद रखना है ये पॉइंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है, तो सिंहों की संख्या इसमें कितनी है, तो 4 है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, तो यह अपनाया गया था कब, तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। नेक्स्ट है किस तिथि से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था, तो किस तिथि को हुआ था, तो याद रखना है आपको यह हुआ था 26 जनवरी 1950 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है, तो कौन रखवाता है दोस्तों, तो भारत का राष्ट्रपति रखवाता है। वित्त आयोग की बात करें तो किस आर्टिकल में इसका गठन है, तो आर्टिकल 280 में इसका गठन किया गया है दोस्तों वित्त आयोग का। और किस आर्टिकल के तहत जो है दोस्तों भारत का राष्ट्रपति इसे संसद के पटल पर रखवाता है, तो ये भी आर्टिकल याद रखना है 281। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका भारत के राष्ट्रपति। अगर बात करें कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह। याद रखना है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह है। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है, तो पूजा की समानता जो है दोस्तों यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है, जबकि सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और विचारों की स्वतंत्रता ये प्रस्तावना में दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 1978 में हुआ था, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। राज्यसभा एक धन बिल को रोक सकती है, तो यह राइट्स राज्यसभा को नहीं दिया गया है रोकने का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़ा गया था, यह स्टेटमेंट सही है। संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है। तो अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो इसका राइट आंसर ये भी जो है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ये जो है सुलझाया नहीं जा सकता। राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3 ही सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर हम बात करें धन विधेयक की, तो धन विधेयक किस में उल्लेख है, तो धन विधेयक का उल्लेख है आर्टिकल 110 में। और संयुक्त अधिवेशन किस में है दोस्तों, तो संयुक्त अधिवेशन है 108 में। संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है, तो यह बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो इसकी अध्यक्षता किनके द्वारा की जाती है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति जो शासन है दोस्तों कब घोषित किया जा सकता है, राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 356 के तहत। अगर बात करें कि आपात का जो उपबंध है वो भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो याद रखना है भारतीय संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपात का उपबंध है।
और ये आर्टिकल भी याद रखना है। पहला आर्टिकल है 352 जो राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, फिर है आर्टिकल 356 जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, और तीसरा है 360 जो कि वित्तीय आपात से संबंधित है। तीनों के तीनों महत्वपूर्ण है जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से विषय जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व के लिए क्या जरूरी है दोस्तों? तो राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन की जरूरत है। 7वीं अनुसूची में कोई भी विषय जो शामिल है उसके लिए भी कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुसमर्थन जरूरी है। किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, इसके लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की आवश्यकता नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा सवाल है दोस्तों, VVI सवाल है, इसको ध्यान में रखना है आपको। अगर हम बात करें यहाँ पर कि किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति या गठन किस आर्टिकल में है, तो यह आर्टिकल है 169। और यह कैसा है? तो यह साधारण है, साधारण बहुमत से यह पास हो जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और यह अधिकार किसको दिया गया है? विधान परिषद का। तो विधान परिषद का अधिकार दिया गया है गठन का किसी राज्य में संसद को। अनुमोदन किसके द्वारा किया जाएगा? तो राज्य के द्वारा यह किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, 28 नंबर क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण यानी कॉलिंग अटेंशन के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो याद रखना है, अल्पा अवधि चर्चा के क्षेत्र को ध्यानाकर्षण सूचना ने क्या किया है? सीमित किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्नकाल के बाद कौन सा काल आता है? शून्यकाल आता है, याद रखना है। लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा में शून्यकाल कितने बजे होता है? तो 12 से 1 बजे तक। और राज्यसभा की अगर हम बात करें तो शून्यकाल कब होता है? तो 11 से 12। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। शून्यकाल जो है दोस्तों, इसके बारे में एक पॉइंट याद रखना है कि ये इसका प्रोविजन संविधान में नहीं है, यह संसदीय प्रक्रिया की देन है। और इसकी जो शुरुआत हुई है दोस्तों, कब से हुई है? तो 1962 से शून्यकाल की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो उस समय वित्त मंत्री थे दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्हीं को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। और उस समय पीएम कौन थे? तो पीएम थे PV नरसिम्हा राव। दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इन दोनों से रिलेटेड सवाल आ चुका है, आपको इसे अच्छे से कर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ से रिलेटेड है कि एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है। तो राइट आंसर मैं इसका बता दे रहा हूँ। राइट आंसर हो जाएगा इसका 15,000। नेक्स्ट, नीति आयोग की संरचना से संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शासक होते हैं। दूसरा, नीति आयोग के पदेन सदस्य 7 केंद्रीय मंत्री होते हैं। राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें जो केवल स्टेटमेंट 1 है वही सही है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नीति आयोग के पदेन जो सदस्य होते हैं वह 7 केंद्रीय मंत्री होते हैं। यह स्टेटमेंट जो दिया गया है वह बिल्कुल गलत है। कितने होते हैं? तो 7 के जगह 4 होते हैं केंद्रीय मंत्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट है मैथ से क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। अब से 3 साल बाद पन्ना की 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का राइट आंसर है 41। करके आप लोग देखेंगे स्क्रीनशॉट लेकर। नेक्स्ट है, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना क्या है? तो यह है उपयुक्त सभी, यानी निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन और उदारीकरण। ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन और जी मतलब क्या हो गया? उदारीकरण, यानी LPG के नाम से आप जो सुनते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। तो
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में भारतीय जो रुपया है पूर्णतः परिवर्तनीय है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है। विद्युत चुंबकत्व, तो विद्युत चुंबकत्व किसने दिया था? तो यह दिया था माइकल फैराडे ने। फिर आनुवांशिकता का नियम, तो यह दिया था जॉन ग्रेगर मेंडल ने। जड़त्व का नियम दिया गया था न्यूटन के द्वारा। और नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक वर्णवाद किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। चार्ल्स डार्विन ने 1831 में, याद रखना है, बीगल नामक जहाज से संपूर्ण विश्व का भ्रमण किया था। पॉइंट याद रखना है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। मेंडल ने क्या किया था? तो मेंडल ने आनुवांशिकता की खोज के लिए जिस पौधे को सेलेक्ट किया था वो कौन सा था? तो यह था मटर का पौधा। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये सब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफेद ठोस बचा रहता है। यह निम्नलिखित में से किनकी उपस्थिति के कारण होता है? तो याद रखना है, यह होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण। इसकी के उपस्थिति के कारण जो जल होता है वह इसकी कठोरता कैसी होती है? तो याद रखेंगे अस्थायी होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो कैप्सूल का जो आवरण होता है वह स्टार्च का बना हुआ है। स्टार्च कैसा है? तो यह पॉलीसेकेराइड है। अगर बात करें सेल वॉल किससे बना होता है, तो यानी कोशिका भित्ति किससे बना होता है? तो सेल वॉल जो है सेलुलोज का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। तो वैद्युत अपघटन में यानी ऑक्सीडेशन किस पर होता है? तो यह होता है एनोड पर। अगर बात करें रिडक्शन, तो यह रिडक्शन किस पे होता है? तो रिडक्शन होता है कैथोड पे। तो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एनोड होता है प्लस धनायन और कैथोड कैसा होता है? माइनस। नेक्स्ट है, एथिलीन अणु की आकृति होती है। तो एथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? तो यह होती है समतल त्रिकोणीय। एथिलीन का सूत्र क्या होता है? तो C2H4 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये H, ये होता है एथिलीन का स्ट्रक्चर। कैसा है ये? तो समतल त्रिकोणीय होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करें एथिलीन की, तो एथिलीन ही एक ऐसा हार्मोन है जो किस अवस्था में होता है? तो गैसीय अवस्था में ये रहता है। फलों को कृत्रिम ये प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन का। और अगर बात करें कृत्रिम रूप से पकाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो एसीटिलीन, याद रखना है, एसीटिलीन का उपयोग हम लोग करते हैं। क्लियर है बात सभी को? नेक्स्ट है, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। तो भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है वह बैंकानूर से छोड़ा गया था। और इसे कब छोड़ा गया था? 1988 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदल देता है? तो उच्च स्तर भाषा को मशीनी लैंग्वेज में चेंज करने को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कंपाइलर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर दिया गया है और आपसे इसका प्राथमिक अनुलग्न पूछा गया है। तो प्राथमिक अनुलग्न इसका क्या हो जाएगा? तो याद रखना है, ये हो जाएगा 2 in। नेक्स्ट है, रडार का प्रयोग किया जाता है। तो रडार का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? तो रडार का प्रयोग हम लोग करते हैं रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और अवस्थिति ज्ञात करने के लिए। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रडार का फुल फॉर्म आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग
रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता है? तो कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं होता है? तो सीसा जो होता है मानव में प्राकृतिक रूप से नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, तो वह कौन सा है? तो वह है सोडियम 24। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान है एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखेंगे, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होगा, यह जो है स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नवजात शिशुओं को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। डीपीटी का जो आप टीका लगवाते हैं बच्चों को, तो वह किसके लिए लगाया जाता है? तो कुकर खांसी से बचाव के लिए, टिटनेस से बचाव के लिए और डिप्थीरिया से बचाव के लिए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म भी ये पूछा जाता है कि डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डी से मतलब होता है डिप्थीरिया, पी मतलब होता है पर्ट्यूसिस और टी मतलब होता है टेटनस। नेक्स्ट है, गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 48 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खानों में विस्फोटों का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो याद रखेंगे कि खानों में विस्फोट का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो मीथेन का हवा में मिलना, हवा से मिलना या हवा में मिलना, यह जो है खानों में विस्फोट का सबसे प्रमुख कारण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारहीनता में जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? तो इसे गर्म किया जाता है विकिरण के द्वारा, यानी रेडिएशन के द्वारा। ठोसों में ऊष्मा का संचलन कैसे होता है? तो चालन के द्वारा होता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा रंग सूझ जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो याद रखेंगे, नेत्र श्लेष्मा जिसे हम लोग कंजक्टिवा भी कहते हैं, वह क्या होता है? जब आंख में धूल पड़ जाता है तो वह सूझ जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर का संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है? तो वह कौन सा है? तो संघर्ष कौन करता है? तो WBC, जिसे हम लोग श्वेत रुधिर कोशिका भी हिंदी में कहते हैं, WBC। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसे एक नाम से जाना जाता है ल्यूकोसाइट, याद रखना है ल्यूको। WBC को हम लोग क्या करते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो ल्यूकोसाइट से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्निक मेलानिन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा जा रहा है। तो यह एपिडर्मिस की सबसे बाहरी परत में पाया जाता है, यह स्टेटमेंट गलत है। यह पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है, यह स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। यह त्वचा की आंतरिक क्षति एवं जीवाणुओं के आक्रमण को रोकने में सहायक होता है, यह भी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है। राइट आंसर पूछा जा रहा था सत्य, तो इसमें केवल दो ही स्टेटमेंट जो है वह बिल्कुल सही है। बाल का जो सफेद होना है वह किसके कारण होता है? तो मेलेनिन के कमी के कारण होता है। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है, वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है, किस घटना के कारण होता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है, यह किस घटना के कारण होता है? याद रखना है, यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। सूर्योदय बोले या सूर्यास्त के समय भी सूर्य हल्का सा आपको दिखाई देता है, वह किस घटना के कारण होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, यानी रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष। उपयुक्त संस्थाओं में से कौन सा अहमदाबाद में स्थित है? तो अहमदाबाद में कौन सा स्थित है इसमें? तो याद रखना है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यह अहमदाबाद में स्थित है। अंतरिक्ष प्रयोगशाला भी है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है यह अहमदाबाद में अवस्थित नहीं है, बल्कि यह कहाँ पर है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में यह अवस्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग? तो खाद्य एवं कृषि जो संगठन है वह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो 6 अंग है, याद रखना है आपको 6 अंग कौन कौन से हैं। तो पहला है महासभा, दूसरा कौन सा है? दूसरा सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल, फिर है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और कौन कौन सा है? न्यास परिषद, न्यास परिषद, मैं सब लिख दे रहा हूं यहाँ पर। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और क्या है छठा हमारा सचिवालय। तो ये 6 अंग है। खाद्य एवं कृषि संगठन इसका अंग नहीं है। नेक्स्ट है भारत सदस्य नहीं है। तो भारत किसका सदस्य नहीं है? भारत जो है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, यानी एपेक का यह सदस्य नहीं है। एपेक की अगर हम बात करें यानी एपी, तो इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है सिंगापुर में। तो ये पॉइंट याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है? तो यह किनके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अबुल कलाम की बात करें तो अबुल कलाम के द्वारा कौन सा पत्र निकाला गया था? तो अल हिलाल, अल हिलाल नामक जो पत्र है वह किनके द्वारा निकाला गया था? तो अबुल कलाम के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इसरो का पूर्ण रूप क्या है? तो इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसरो की अगर हम बात करें तो इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो इसरो का स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। और इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है विश्व खाद्य दिवस यानी वर्ल्ड फूड डे प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष याद रखेंगे 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था? तो FAO के द्वारा यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड फूड डे मनाने की शुरुआत की गई थी कि प्रत्येक वर्ष हम लोग 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया था? तो यह लिया गया था 1928 में, जो एम्स्टर्डम में ओलंपिक हुआ था उसमें उस ओलंपिक खेल में सर्वप्रथम भाग लिया था हॉकी खेलों में भारत ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट की अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? तो याद रखना ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह साहित्य से संबंधित है। कब इसकी शुरुआत की गई थी? तो 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, याद रखना है। पुलित्जर अवार्ड की शुरुआत कब किया गया था? तो 1917 से। भारत रत्न कब से इसकी शुरुआत की गई थी? तो 1954 में। और रेमन मैग्सेसे की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी देने की? तो 1958 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक जो है शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। इनका दरगाह कहाँ पर है? तो याद रखना है अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में है, याद रखना है आपको। और ये किसके साथ आए थे? याद रखेंगे ये मोहम्मद गौरी के साथ ये भारत आए थे। फिर है मैथ से रिलेटेड सवाल। 64 का आंसर मैं बता दे रहा हूँ। 64 का जो आंसर है वो क्या है? तो वह है 1035 रुपया। फिर भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? इंपॉर्टेंट है। तो भारत में 31.16% जो है शहरी जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। और विश्व की कुल आबादी का कितना प्रतिशत भारत में है? तो 17.5%।
क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है, तो 2.42% है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। साक्षरता कितना है भारत का, साक्षरता दर कितना है, तो साक्षरता की बात करें तो 74.04% है लिटरेसी रेट यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है। तो यह किसके संश्लेषण में काम आएगा, तो न्यूक्लियोटाइड के संश्लेषण में काम आता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कण को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार क्या होता है, तो जब उसका भार अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़े तब उस कण को क्या कहा जाता है, प्रतिगामी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है, तो ग्रीन हाउस में योगदान कौन सा नहीं करता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है, जबकि ओजोन, मेथेन और CO2 ये जो है ग्रीन हाउसेज गैसेज हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ग्रीन हाउसेज से रिलेटेड अक्सर जो सवाल है एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ग्लोबल 500 जो पुरस्कार हैं वो किसको दिया जाता है, तो वो दिया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। पिछले वाले सेट में भी ये क्वेश्चन आया था जब हम लोग कर रहे थे ग्लोबल 500 पुरस्कार, तो ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है, याद रखना है। और ये कब से दिया जाता है, तो 1986 से, याद रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्तंभ अभिलेख में वासुदेव श्री कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख पाया गया है। तो वासुदेव कृष्ण का पहला जो उल्लेख है वो मिलता है गरुड़ स्तंभ अभिलेख से। और यह किससे संबंधित है, तो याद रखना है यह कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले ये तो यह समझ लेते हैं, तो मध्य प्रदेश के विदिशा में जिसे हम लोग वेशनगर भी कहते हैं, वेशनगर। यूनानी जो शासक था कौन, हेलियोडोरस। वो भागवत धर्म से इतना प्रभावित हो गया कि उसने वैष्णव धर्म को क्या कर लिया था, अपना लिया था, और उसी के द्वारा मध्य प्रदेश के विदिशा, जिसे हम लोग वेशनगर के भी नाम से जानते हैं, गरुड़ स्तंभ अभिलेख को गढ़वाया था। और उसी में सर्वप्रथम वासुदेव श्री कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख किया गया। तो ये भी सवाल आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, यहाँ पर और भी है कि प्रयाग प्रशस्ति, यानी प्रयाग प्रशस्ति किससे है, तो यह है समुद्रगुप्त से, याद रखना है, समुद्रगुप्त से है यह। भीतरी किससे है, तो यह है स्कंदगुप्त। अगर हम बात करें मंदसौर, तो मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है, तो मंदसौर जो अभिलेख है याद रखना है कि यह कुमारगुप्त प्रथम से है। किससे है, कुमारगुप्त प्रथम से। तो सभी के सभी यहाँ पर जो अभिलेख है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, अक्सर सवाल जो है इनसे देखने को मिलता है एग्जाम में। नेक्स्ट है रेखा गणित संबंधी सिद्धांत के प्रतिपादन तथा विकास का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है, तो यह दिया जाता है किसे, तो बौधायन को दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नागार्जुन की बात करें तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो शून्यवाद सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था, यानी शून्यवाद को माध्यमिकावाद भी कहा जाता है। तो यह किसके द्वारा दिया गया था, नागार्जुन के द्वारा दिया गया था। आपको बताना है आर्यभट्ट और वराहमिहिर के बारे में, कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखकर बताएंगे यह किनके दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है महमूद गजनी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया था, तो अलबरूनी जो है उनके साथ भारत आया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसने एक बुक लिखा है अलबरूनी ने, किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया, तो अलबरूनी के द्वारा। और ये 11वीं सदी का ग्रंथ है, ये भी सवाल आया हुआ है। नेक्स्ट है शेर शाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी, तो यह थी 64:1। नेक्स्ट है हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, तो हुआ जो आंदोलन था वह किस प्रकृति का था, तो क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था हुआ आंदोलन।
कब चलाया गया था? तो 1939 में। कहां पर? तो वियतनाम में। कहां? वियतनाम में। नेक्स्ट है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है हनोई समझौते के नाम से। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष 1921 में किसने वर्ष 1921 ईस्वी में रूस में नई आर्थिक नीति को लागू किया था? तो रूस में नई आर्थिक नीति को लागू करने वाला कौन था? तो यह था लेनिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ज़्यादा इसमें मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं दोस्तों, बस टिक आउट कर देना है आपको। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? ये इंपॉर्टेंट है। तो विक्टोरिया जो झील है वह तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नील नदी का उद्गम स्थल अगर पूछे कि नील नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो वह है विक्टोरिया झील। तो ये भी पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और विक्टोरिया जलप्रपात एवं करीबा बांध जो है दोस्तों किस नदी पर है? तो विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध किस पर है? करीबा बांध ये किस पे? जाम्बेजी नदी पे है। ये भी पॉइंट याद में रखेंगे, ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट है, मोना लावा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पर स्थित है? तो मोना लावा जो है दोस्तों वह हवाई द्वीप पर अवस्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, फ्रांस एवं स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो यह है पेरनीज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक मिनट दोस्तों, नेक्स्ट है, खुले नदमुखों के धनसान से संबंधित तट कौन सा है? तो यह कौन सा है? तो यह है रिया तट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो यह प्रतिपादित किया गया था ऑगस्टस काम्टे के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आजकल ऐसे सवाल बनते हैं दोस्तों, तो इन सब क्वेश्चनों को आपको ध्यान में रखकर जाना है एग्जाम में। नेक्स्ट है, सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह प्रस्तुत किया गया था ऑगस्टस काम्टे के द्वारा। दोनों का दोनों 81 का भी बी और 82 का भी, दोनों के दोनों सिद्धांत अगस्त काम्टे के द्वारा यह दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्न वर्ग संस्कृति का एक उदाहरण है। तो निम्न वर्ग संस्कृति का उदाहरण क्या है दोस्तों? तो उप संस्कृति। नेक्स्ट है, 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो इनका नाम है अजीत पवार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है AP शाही को। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद में ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश घोषित किया गया है। तो यह घोषित किया गया है आइसलैंड को। अगर हम बात करें कि सूचकांक में भारत का रैंक क्या है, तो भारत का रैंक अगर बात करें कि इंडिया का रैंक इसमें कितना है, तो इंडिया का रैंक है इसमें 126वां। नेक्स्ट है, उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की? तो इस देश का नाम है पेरू। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत के बाहर पहला IIT परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो भारत के बाहर पहला IIT जो है दोस्तों कहाँ पर यह स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है, तो यह किया जाएगा दोस्तों तंजानिया में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये कौन सी IIT यहाँ पर स्थापित करेगी? तो IIT मद्रास। IIT मद्रास के नए परिसर की स्थापना किया जाएगा दोस्तों तंजानिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि AIFF मेंस फुटबॉलर प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2022-23 किसे नामित किया गया है? तो यह नामित किया गया है लालियान जुआला चांगते को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया गया है अश्विनी वैष्णव के द्वारा। नेक्स्ट, संघाई सहयोग संगठन 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में हुआ? तो यह जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना प्यारा देश भारत में हुआ था यह 23वां शिखर सम्मेलन संघाई
संगठन का। और इसका 9वां देश कौन सा है, तो ये याद रखना है। 9वां सदस्य कौन बना है, तो वह बना है ईरान। एससीओ की अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो याद रखेंगे 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 17 से 18 अगस्त 2023 को पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह किया गया था गुजरात के गांधीनगर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जून 2023 में भारत के किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान उपहार में दिया है, तो यह किसे दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम को। क्या दिया है, तो INS कृपान। नेक्स्ट है किस एजेंसी द्वारा मई 2023 में 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन किया गया है, तो उस एजेंसी का नाम है NIA। राइट आंसर हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन किया गया है। नेक्स्ट है युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, तो यह स्थापित किया जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है जगन्नानुक चेबुदम कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया है, तो यह चलाया गया है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है 3D प्रिंटेड सुपर एलॉय GRX 810 किस देश में विकसित किया है, तो यह विकसित किया है अमेरिका ने। नेक्स्ट है किस राज्य ने डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार की घोषणा की है, तो यह राज्य है तेलंगाना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये सब करंट से रिलेटेड सवाल है। नेक्स्ट है मार्च 2023 में किस देश ने 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए हैं, तो यह देश है बुरुंडी है यह देश। नेक्स्ट है और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है MD-15 बसों का प्रायोगिक परीक्षण और M100 यानी 100% मेथनॉल का प्रोटोटाइप किस शहर में लॉन्च किया गया, तो यह लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।